हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज वापस आए हैं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट, वो भी एक ज़बरदस्त और मस्त इंसान के साथ। आर्किटेक्ट संजय श्रीधर। करंटली ही इज हैविंग अ जॉब इन पोर्टलैंड यूएसए एज एन आर्किटेक्ट. He is an architect by profession and enthusiastic photographer, drone pilot and traveler. इस पॉडकास्ट में हमने उनकी आर्किटेक्चर जर्नी के बारे में डिस्कस किया है, तो चलिए शुरू करते हैं. So hi guys, welcome back to another episode of दाक्षित चौधरी शो. और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर हैं संजय श्रीधर सर. संजय सर के साथ एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मैं आप लोगों का. संजय सर इज अ सीनियर फ्रॉम माय कॉलेज SMVDU and he graduated in 2015, and after that sir did his masters from Cincinnati. So welcome sir to this podcast. Thank you so much, Akshat. It's fun. I've never done a podcast before. पहली बार कर रहा हूँ. Yes, happy to be here. So सर, मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा डायरेक्ट. मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको आर्किटेक्चर के साथ लव में डाल दिया और आप आर्किटेक्चर के लिए इतना ज्यादा पैशनेट हैं, और आपने बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी परस्यू करी, और वो भी आउटसाइड इंडिया. तो ऐसा क्या पैशन था जो आपको इतना ड्राइव कर रहा था आर्किटेक्चर की तरफ? मुझे तो सबसे पहले इंजीनियरिंग करनी नहीं थी. फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब समझ से बाहर था काफी. एंड बचपन से मुझे एक चीज अपने बारे में काफी पता था, जो कि आई नो हाउ टू स्पीक टू पीपल. लोगों से बात करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता मुझे. लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना पसंद है. तो काफी हद तक ये ढूंढ रहा था कि इस स्किल के साथ क्या कर सकता हूँ. When I was in school, and स्कूल में भी काफी दोस्त थे, एंड मतलब सिक्योरिटी में जो गेट में रहता है उससे लेके प्रिंसिपल तक हर किसी को मतलब संजय पता था. So it's like I used to be very friendly, and like those were like personal characteristic traits, जिसकी वजह से मुझे लगा आर्किटेक्चर करना ज्यादा अच्छा होगा. I mean, I'm not great at sketching वगैरह ये सब, तो इतना कुछ खतरनाक तो आता है नहीं. काफी ट्रैवल किया है, काफी दुनिया देखा है, एंड यही सब चीजें किया है लाइफ में. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स काइंड ऑफ जस्ट रिजल्टेड इन आर्किटेक्चर. जम्मू कश्मीर में आप कैसे लैंड किए, और वो भी पर्टिकुलरली SMVDU के अंदर? लैंड करने का कोई हिसाब ही नहीं था यार. आई वाज बोर्न इन इंडिया में 1 साल रहा था. उसके बाद 13 साल अफ्रीका में था. सो जब 1 साल का उम्र में था, द होल फैमिली वी मूव टू अफ्रीका. सो वी वर इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना. तो वहीं पे काफी टाइम बिताया था हमने. So I have lived in Africa more than any other country. So I could say I'm more African than even Indian. तो काफी हद तक हाँ, तो ट्रैवल किया था काफी. हम साउथ अफ्रीका, दुबई, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, been around the world a little bit. उसके बाद ही तो घर वालों ने डिसाइड किया कि इंडिया चले जा, हॉस्टल में चले जा, पढ़ाई करना शुरू कर ले, उसके बाद डिग्री कर ले and all that stuff. So इंडिया में वापस लौटा 2006. इंडिया से निकला था I think 1995 के आसपास. एंड वही 12-13 साल के बाद वापस आया, एंड चेन्नई में स्कूल की 4 साल पढ़ाई किया वहां पे. उसके बाद 5 साल जम्मू एंड कश्मीर. हर साल यू हैव ऑल दीज क्या बोलते हैं उसको, AIEEE में तुझे वो राउंड्स मिलते हैं ना, काउंसलिंग का राउंड्स वगैरह. जो भी मेरे टाइम पे 2010 में देयर वर आई थिंक 8 या 9 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग. मुझे SMVDU मिला था इन राउंड 3. आई हैड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2400 एंड तमिलनाडु स्टेट रैंक ऑफ 30, एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू NIT Trichy. That was my goal. NIT Trichy काफी साउथ में है, काफी गर्म जगह पे है. And the closing state rank for that was 29. I was 30. And ये general category, ये वो सब कुछ, caste, वो फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ तो पता ही है. So I was like, yeah, fine, देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. फिर 4th round में मुझे SMVDU मिला था. अगर मैंने 9 rounds तक wait किया होता, मुझे SPA Delhi मिल जाता उस साल. But you know, it's always not about what you get. It's fine. Just go with your decision. I mean, I'm a person like that. दिल की सुनता हूँ हमेशा, वही करता है सब. सर, जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर एंटर करे थे, उस टाइम पे जो आपका माइंडसेट था, वो किस तरह की सोच थी? मतलब आपने क्या सोच के एडमिशन लिया था कि मेरे को 5 साल बाद क्या करना है? कुछ थोड़ा सा सोच होती है ना, जैसे मेरा था. बिल्कुल कुछ भी नहीं. बिल्कुल मतलब I come from a very humble background, South Indian family. We are well-to-do, like I would say we're upper middle class, you know, like very simple, humble people. So
काफी हद तक जो मैं हूँ आज पूरी तरह से घर वालों की वजह से एंड देयर ओवरऑल बिलीफ एंड ट्रस्ट इन मी कि हाँ तू जो करना है कर ले, अपनी जिंदगी जी ले। एंड सो जब पहुंचे थे फर्स्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर में, आई वाज विद माय मॉम एंड माय कजिन। सिर्फ मेरी कजिन को हिंदी आती थी, मेरी माँ को टूटी फूटी हिंदी आती थी, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे बस वही रेलवे स्टेशन में 6602 ये सब नंबर्स बोलते हैं ना, यही सब आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो बैठ के मतलब इट वाज वेरी डिफरेंट, a very very different experience getting used to the whole mold and seeing them communicate and had helped me get settled down. तो सही था काफी। एंड that was basically my first day, very very clueless, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, हिंदी नहीं आती थी। So I didn't know how to communicate. मुझे नहीं पता था कि किस तरह के लोग मिलेंगे, क्या होगा कैसे होगा, because I was very aware that I'm coming from a very different background. क्योंकि I grew up in Africa, उसके बाद 5 साल में अकेले रहा हॉस्टल में, and then I'm coming to college life with an experience of living independent. तो जब सीनियर्स भी मिले, रैगिंग हो रहा था, काफी चिल कर रहा था उनके साथ। तो क्या ही कर लेंगे at the end of the day, रागी तो करेंगे, they're not going to kill you about it. So it ended up becoming, you know, a sort of a bond, friendship and things like that. And मैंने भी काफी कोशिश की to translate the same for the next 5 years that I spent time there. I think that's why a lot of juniors know me. काफी juniors जानते हैं मुझे, क्योंकि मैंने काफी टाइम बिताया लोगों के साथ। इवन मैं भी जब सीनियर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं जिज्ञास सर से बात करता हूँ, पुष्पेंद्र सर से बात करता हूँ, या किसी भी सीनियर से, तो एक नाम पता चलता है और वो आप ही का होता है कि संजय सर ऐसे थे कि वो जूनियर्स के रूम में जाके उनसे खुद बात किया करते थे। वो इतने ज्यादा मतलब कन्वर्सेशन को ओपन करते थे, लोगों से बातचीत करना खुद से ही स्टार्ट करते थे। एंड आई थिंक वही था मेरा कोशिश, जूनियर से बात करके एंड उनको बताना सिखाना। Not that faculties are not good or they won't be able to teach you, but उनका लेवल ऑफ सिखाना और जो लेवल में वो लोग बैठते हैं और जहां स्टूडेंट्स आते हैं, our faculties always deal with a certain level of ego कि मैं एक फैकल्टी हूँ, तू एक स्टूडेंट है, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। So पता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, but our faculties were never like that. They were just more interested in, you know, getting things done. अगर उनका लिस्ट में 10 चीजें हैं, इस सेमेस्टर में 10 चीजें करनी है, अगर उन 10 चीजों में उन्होंने टिक कर पाए ना, उनके हिसाब से खत्म सब। चाहे कैसे किया, स्टूडेंट ने कितना कुछ समझा, what was the understanding strength of that student, none of those things bothered them at all. And हर बार तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि स्टूडेंट हमारे पास आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए, and only then we will teach them. क्योंकि कई सारे फैकल्टीज का माइंडसेट वही था कि जिसके पास ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिसको ज्यादा मन होगा सीखने का, वो खुद आके सीखेगा, खुद आके पूछेगा, खुद आके, मतलब वो तुम कर सकते हो सीनियर्स के साथ। लाइक फैकल्टी होते तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम है कि सबको इंटरेस्ट के साथ सब कुछ बताओ, सिखाओ, ताकि उनको सब कुछ समझे। आप एक्सपीरियंस के थ्रू अपना बता रहे हैं यहाँ पे, बट ऐसी कुछ 3 4 5 लर्निंग्स आपकी कि जो स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज टाइम में करनी चाहिए अगर वो भीड़ से अलग बनना चाहते हैं, जैसे आप इंटर्नशिप का बता रहे हैं, अगर आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। इंटर्नशिप वाज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि मुझे क्लू बिल्कुल नहीं था कि प्रोफेशनल करियर में होगा क्या, आर्किटेक्चर में करते क्या है, बट ये समझ आ गया कॉलेज में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। We make designs, BMC sheets, trace करके दे देते हैं, चीजें करते थे, all that stuff. But how does this translate into reality? तू ये सब कुछ करके पैसा कैसे कमाने वाला है? How is it going to be like in the field? So there were questions like this in my mind. काफी curiosity थी, पर जब तक इंटर्नशिप के लिए गया नहीं था, तब तक ये सब पता ही नहीं था। So 2012 जब सेकंड ईयर खत्म किया था, that was the first time I did a summer school. Summer school was like an exchange program. I did it in Netherlands, Rotterdam. So वहाँ पे 1 महीना था। So 1 महीना पूरा वहाँ पे काम किया, चीजें की, एक छोटा सा स्टाइपेंड मिला, तो उसी से पूरा यूरोप घूमा। I traveled a lot. So सड़क में सोया, रेलवे स्टेशन में सोया, एयरपोर्ट में सोया था, so ब्रिज के नीचे सोया था, random places. I had no money to travel and, you know, buy hotel rooms and things like that. So ये मतलब एक ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन में नहा रहा हूँ, नहाना अलाउड नहीं है, पर वही 3 दिन से नहीं नहाया तो नहाना पड़ा। तो ऐसी ऐसी चीजें करते थे, क्या किया था। I did all that and see I just learned वो पहला समर स्कूल के बाद कि बहुत अलग है बाहर। Like what we have in India and what we do in India is only done in India. It's not international. It's not something that बाहर से कोई यहाँ का काम देके उनके वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला।
That's the simple way I can say it. मैंने ज्यादा कुछ सीखा नहीं अंडरग्रेड में, ये मुझे समझ आ गया. Like I was not confident in calling myself a good designer. हाँ, मतलब तुम 40 स्टूडेंट्स का बैच में सबसे अच्छा डिजाइन करना doesn't make you the best designer, right? It's just you're living in your own bubble. तब तो it's like 40 लोग, वो नहीं है दुनिया. Versus just people trying to just get out and do this degree. So that's not your competition. Your competition to learn to design and do things is much more on an international, broader platform. So जब रॉटरडैम में वो समर स्कूल किया था, तब मुझे वो समझ आ गया. Like लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहता है. Like अगर तुम्हें चीजें सही तरीके से आता भी नहीं है, अगर जाके तुम बस बात करके फोड़ सकते हो ना, उसी में मतलब आधा काम हो गया तेरा. It's like you need to have a certain drive of confidence to be able to deliver something. I mean, मैं वो कहता रहता हूँ क्योंकि मैं बात कर लेता हूँ. Like we have there's something called pechakucha. Pechakucha is called chit chat. Chit chat. That's what it means in Japanese. So it's an overall presentation technique where you come with 20 slides. और तेरे पास 20 सेकंड है एक स्लाइड को एक्सप्लेन करने का. So हर 20 सेकंड स्लाइड बदलता रहेगा और तेरे पास 20 स्लाइड्स होगा. टॉपिक कुछ भी हो सकता है. You'll be given time to prepare about it and talk about it and all that stuff. So basically, like these are things that people do to help improve their presentation skills, be able to talk. अभी मेरे ऑफिस में recently पेचा होस्ट किया था. I just remember that. And I ended up talking about traveling in Oregon and stuff like that. So you just need to have confidence in talking. Like there are ways to bring that confidence. Could you please explain us in detail कि कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं? जैसे आपने एक चीज के बारे में, जापानीज कांसेप्ट चिट चैट के बारे में बताया, और that is one. और दूसरा is like खुद को बोलो यार, मतलब डरना किस बात का. सबसे पहले वो खुद से एक लड़ाई होती है, वो तुम्हें जीतना होगा सबसे पहले, कि मतलब खुद को बोल के कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बात ही तो करनी है और कुछ तो नहीं करना ना. तो you've been communicating since that first sound you made as a child. So communication इंसान में एक built-in चीज है. हाँ, कई बार वो रह जाता है क्योंकि लोग बड़े होते होते मतलब based on experiences they might feel lack of confidence to talk. हो सकता है. बस बात करो यार. Like काफी लोग अजनबी तो कह रहा है, like अपने घर वालों से तो कितना close है. Like like it doesn't have to be an ajnabi. It can be anybody. You just need to be able to talk. जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ हो, अपने वालों से भी हो सकता है कि तुम इतना क्लोज नहीं हो, बात नहीं करना आ रहा है, एंड वो तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतना क्लोज बात नहीं कर रहे हो ना. उनको जानते हो, वो भी तुम्हें जानते हैं, लेकिन तुम क्लोज बात कर रहे हो नहीं. क्यों? लाइक those are the type of questions you need to answer. Like लाइफ में पैसा कमाओगे, एक्सपीरियंसेस बनाओगे, ट्रैवल करोगे, बट लाइक ह्यूमन वैल्यू इज the most key thing in life. अभी ये कोरोना के टाइम में सबने ये सीखा होगा. Like of course you need people in life. Like you feel loneliness. I am 13,000 miles away from home. मैं चाहूंगा भी किसी से मिल नहीं सकता हूँ जिनसे मैं मिलना चाहूंगा अभी. And I have a fiance, she's in Bangalore. I can't see her, I can't talk to her. I mean, I can talk to her and see her over the phone. Mom and dad are in Thrissur, can't speak to them, can't be with them. Like it's just very hard in many ways. But communication is very important. मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने ये फील किया है कि कुछ डर होता है सर, अंदर डर होता है कि लोग जज करेंगे, डर होता है कि मैं गलत तो नहीं बोल दूंगा कुछ. ठीक है ना, मतलब ये ना काइंड ऑफ, अगर जज कर ले तो क्या हो जाएगा, तुम आधा इंच हाइट कम हो जाओगे. मतलब कल खाना नहीं जाएगा अंदर. लाइक जज होने से क्या होता है? आई एम एन इंडिविजुअल हु वाज इनक्रेडिबली जज्ड थ्रू आउट माय लाइफ. आई एम अ साउथ इंडियन. लाइक आई हैव सीन दैट डिवाइड. लाइक हमेशा शर्मा जी का बेटे ने क्या किया, सबको इसी से फर्क पड़ता है. तुम्हारा बेटे ने क्या किया उससे लेना देना नहीं, पड़ोस ने क्या किया. People are nosy as fuck in North India. And I was in Jammu and Kashmir, a complete South Indian, born in South India, grew up in Africa. मतलब बहुत एक अनजान इंसान नहीं था वहां पे. मतलब 5-6 हजार लोगों में से there were like 4 South Indians. That's like you already feel outnumbered then and there itself. So, I mean, अपना focus रखो for the most part, and you should be able to do fine. इंडिया में मैंने एक चीज महसूस की, that is true everywhere. वो सिर्फ इंडिया में नहीं है ना.
हर 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 कोने में तुम्हें सर्वाइव करना होता है एंड हर जगह पे तुम्हारा बैटल अलग है. यहाँ पे I'm fighting first world battles. I have first world problems. I don't have problems that people have in India. मैं यहाँ पे टैप खोल देता हूँ, गर्म पानी आता है, दूसरा खोलता हूँ, ठंडा पानी आता है. तो ऐसे ऐसे मतलब जगह इवॉल्व हो गए, पर उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी इवॉल्व हो गए. यहाँ पे तुझे मुंह पे लोग बोलेंगे मैं तू काला है, you know, racism. So you're like that divide is there on your face. You have to be conscious about all those things. और ये जगह ना कभी भी घर नहीं बनेगा, घर वाला फीलिंग नहीं आने वाली इस जगह की वजह से. So there are things like that. And तो सर्वाइवल मोड तो तुम्हें हर जगह पे अपने आप के अंदर ऑन करके रखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे. क्योंकि आपने ऑलरेडी 9 इंटर्नशिप करी है अपने ओवरऑल टाइम के अंदर, तो आप क्यों सजेस्ट करते हैं कि इंटर्नशिप्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, और एक जर्नल पर्सपेक्टिव अगर आप दें, क्योंकि आपने इतनी सारी इंटर्नशिप से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी. मैंने केवल 3 इंटर्नशिप की और मेरी बहुत अच्छी खासी लर्निंग्स थी. इंटर्नशिप काफी जरूरी है क्योंकि हर कोई आर्किटेक्चर फर्म अलग तरीके से चलता है. सो इंटर्नशिप जब करोगे सोच समझ के इंटर्नशिप करना एंड एक आइडिया रखो कि कहाँ जाना है, क्या सीखना है एंड वो सब क्यों, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट है उन चीजों में. सो यू कैन लाइक शॉर्टलिस्ट दोस थिंग्स और उसकी बेसिस में फर्म्स ढूंढना जहां पे भी होगा, इंडिया बाहर, यू हैव फर्म्स एवरीवेयर. सो मेक अ लिस्ट एंड उसके बाद अपना पोर्टफोलियो को पूरा क्यूरेट करना, ताकि जिस फर्म को तुम भेज रहे हो उस पोर्टफोलियो को, वो तुम्हारा काम और उनका काम उनको दिखना चाहिए कि ये काफी अलाइन हो रहा है. So पर्सनलाइज होना चाहिए वो. Exactly. अगर it's not personalized also. You just need to convince them. जिस तरीके का काम तुम करते हो, मैं भी उस तरीके का काम कर सकता हूँ. Your portfolio is just a representation of you, but on paper. तुम कागज में अपने आप को दिखा रहे हो और कुछ भी नहीं है. मैंने डिजाइन किया ये, मैंने सोचा ये बनाना, क्यों सोचा, किस लिए सोचा, वो सब कुछ that's all you. सब तुम हो, बट एक डिजाइन के थ्रू तुम्हारे बारे में पता चल रहा है किसी को. सो ये नहीं कि इंटर्नशिप आ रहा है, एक हफ्ते पहले बैठ के सब कुछ डाल रहा हूँ एक पीडीएफ के अंदर ताकि हगा बनेगा तुम्हारा पोर्टफोलियो. सीधी सी बात. There is no other nicer way to say it, because that is you being lazy to put effort for yourself. तुम एफर्ट डालोगे, कान फाड़ पोर्टफोलियो बनाओगे तो कहीं जा पाओगे, सीधी सी बात. Because तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है उन कंपनी का जो पहला पोर्टफोलियो वो देख रहे हैं, वो हर दिन 50-60 पोर्टफोलियोज आता होगा उनके पास देखने के लिए. So you have to realize the reality of it, and if you want to stand out, then you have to do the things to stand out. Like you can't make a portfolio जिसमें तुमने अपना थीसिस के साथ शुरू किया, ठीक है फाइन, बट उसके लिए पूरा थीसिस का साइड प्लान, फिर 2 शीट बस टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या नहीं है, फिर तीसरा शीट में बकचोदी वाला साइट एनालिसिस, ऐसे सन डाल दिया, विंड का लाइन चल रहा है. ये सब कोई फर्म जब ये सब देखेंगे ना, उनके लिए दिस मीन्स नथिंग. See, अगर कोई पोर्टफोलियो देख रहा है, they'll spend probably a minute and 30 seconds maximum, unless they saw things that just made them pause and read through. ऐसा कंटेंट बनाना तुम्हारा काम है. अगर वैसा कुछ किया तो वो लोग ब्रेक लेके सब कुछ देखेंगे. अगर ऐसा कुछ किया नहीं तुमने अपना पोर्टफोलियो में, so the time limit given to your portfolio is about a minute at max. So it takes like पोर्टफोलियो ऐसा नहीं बनता, मेहनत लगता है. मैंने अभी तक क्या कुछ 11 पोर्टफोलियोज बना लिया, अभी भी मेहनत लगता है पोर्टफोलियोज बनाने में. सो सबसे पहला पोर्टफोलियो टट्टी लगता है मुझे, बहुत बकवास है. लाइक वैसा ही फील आनी चाहिए जब तुम दूसरा पोर्टफोलियो बना रहे हो. अपना पहला पोर्टफोलियो गंदा लगना चाहिए, नहीं तो तुमने कुछ नहीं सीखा. ये आपने पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के बारे में बताया, बट मैं ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव चाहूंगा, क्योंकि आपने जो इंटर्नशिप की उसमें आपने ऐसी क्या चीजें सीखी जो कॉलेज में रह के आप नहीं सीख पा रहे थे और आपने इंटर्नशिप टाइम पे सीखी थी? इंटर्नशिप के टाइम जो तुम्हें सबसे अलग सीखने को मिलता है एंड सीखना ही पड़ेगा, इस लोगों के साथ काम करना. कॉलेज में तुम पूरा टाइम अपने साथ ही रहते हो. अगर तुम कोई टीम में भी कुछ काम कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू जस्ट कंट्रीब्यूट टू द टास्क दैट्स गिवन टू यू, एंड हर कोई कुछ पार्ट्स कंप्लीट करता है, फिर ओवरऑल चीज बन जाती है. पर ऑफिस में काफी अलग होता है. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू वर्क विद पीपल, यू हैव टू डील विद पीपल्स बुलशिट,
You have to figure out all that. You'll have a shitty boss. You have to figure out how to deal with that. Unrealistic deadlines hoga. You have to learn to deal with that. There's a lot of things like that. I mean, वो सब कुछ अलग ऑफिस में, ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा है, लोग वहां पे कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें वो सब कुछ डिफाइन करेगा. It's not just about the firm judging you before you get the internship. It's also about you judging the firm before applying. दोनों equally important है. तो तुझे भी आना चाहिए कि मैं किस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मैं वहां से क्या चाहता हूँ. बेसिकली ये हो जाता है 7th सेमेस्टर तक हर किसी का मेंटल सेट यही बन जाता है कि बस यार कहीं तो इंटर्नशिप मिल जाए, कुछ तो हो जाए. एग्जैक्टली. सो that's so वो माइंडसेट इसलिए शुरू होता है क्योंकि लीडिंग टू दैट पॉइंट तुम सोचते नहीं हो इंटर्नशिप के बारे में, तुम फोकस करके देखते नहीं हो इंटर्नशिप मेरी जिंदगी में क्या है. लाइक बस यही पता है कि 7th सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए जाना है और एक पूरा सेमेस्टर में कॉलेज में नहीं रहना. दिस इज ऑल यू थिंक अबाउट. यू हैव टू रियलाइज कि तुझे क्या चाहिए. तो इंटर्नशिप जाने से पहले या कहाँ पे काम करेंगे वो सब कुछ करने से पहले काफी सवाल खुद से पूछना होता है कि खुद को क्या चाहिए. और इस टाइम जब ये सवाल खुद से पूछ रहे हो तुम बच्चे नहीं हो. फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर खत्म हो गया, अभी भी तुम अगर नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता बोले तो तुम छूती हो. सीधी सी बात, बच्चा नहीं है. तू 3 साल डिग्री में इन्वेस्ट कर लिया अपने आप को, तुम्हें पता है क्या चल रहा है. यू ट्राइंग टू गेट इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड टू डू समथिंग. सो एट दैट पॉइंट तेरे ऊपर तुम्हें खुद से प्रेशर डालना होता है क्योंकि इस टाइम में जिंदगी वहां तक पहुंच गई कि जो भी करना होगा तुझे ही करना होगा. तू सही करेगा तेरे लिए कुछ सही होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा. सीधी सी बात. तुझे पता है कि ये सब चीजें मैं करता हूँ सही तरीके से तो फाड़ दो उनमें. लाइक that's just about it. So you have to be like, you have to make yourself indispensable, invaluable. मान ले कि अगर तू तेरे बिना चीजें मतलब काम नहीं करेगा. सर मेरे को लगता है कि इंटर्नशिप ना हमारे कॉलेज लाइफ के बीच में और प्रोफेशनल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो हमें एक पर्सपेक्टिव दे देता है कि मतलब रियल वर्ल्ड ऐसा दिखता है. तो अगर हम इंटर्नशिप टाइम में ही अगर हम प्रोफेशनल वर्ल्ड को देख लेना तो हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर. मैं पर्टिकुलरली मेरे साथ तो ऐसा हुआ. तो मैं आपसे कुछ ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में पूछना चाहूंगा जो आपको लगता है आपने की मतलब एजुकेशन के टाइम पे, जो ज्यादातर लोगों को नहीं करनी चाहिए. मतलब बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की मिला के आपको ऐसा क्या लगता है जो आपने 3 गलतियां की और जनरली ये गलतियां लोगों को नहीं करनी चाहिए अपनी कॉलेज लाइफ में. मैंने अंडरग्रेड के टाइम बहुत काम किया, कॉम्पिटिशन उठा के करता था, डिजाइन में सीरियस रहता था. लाइक आई वाज एक्सट्रीमली स्टूडियस. बकचोदी बहुत कम की, वो एक बहुत बड़ी गलती है. I lost years of time that I could have hung out with friends and done things. लेकिन I don't regret it क्योंकि like जब तो पीछे मोड़ के देखेगा you connect all your dots, right? It gets you to this point. If I hadn't put that effort, this life is about opportunity cost. You can't have the cake and eat it, right? So opportunity cost basically says that to get something you have to give up something. So that's true to life. Like being competitive is good, but don't think that you are the only competition. Like you may be good, but you're not the best. You're never the best. So never get that thought into your mind. सर सेल्फ डाउट आता था आपको कभी? मतलब आपने कोई भी स्टेप लिया, मे बी थोड़ा सा मतलब जो कॉलेज एनवायरनमेंट में जनरली चीजें चल रही हैं उससे थोड़ा सा आप अलग जाके चीजों को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो और वहां पे मैंने उस माइंडसेट से कॉलेज को देखा. आई जस्ट केम विद द माइंडसेट कि मैं यहाँ आया हूँ अपना काम करने के लिए, एक डिग्री खत्म करने के लिए, एंड यहाँ से निकलना होगा. दैट्स जस्ट अबाउट इट. सो आई प्रीटी मच जस्ट फोकस्ड ऑन दैट. सही क्या है, गलत क्या है, लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन, राइट? सो आई जस्ट वेंट ऑन डूइंग व्हाट आई फेल्ट आई शुड डू. हमेशा दिल की बात सुनता हूँ यार, हमेशा. That's like a fundamental in my life. Like I don't have these conflicts with my mind and heart, and दिल की बात सुन लेता हूँ, and it makes it way more easier. Like उसकी बाद अगर कुछ हो जाता है, like a difficulty that I face because of it, तो ठीक है, face कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये हुआ क्यों. Like तो पता नहीं. I don't know if I've answered your question, but that's basically it.
सर आपका कभी कोई रोल मॉडल रहा है आपकी लाइफ में जिससे आप काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हो अपनी लाइफ में? मेरी माँ मेरी माँ शी मतलब मेरी माँ जहाँ से आती है वो जगह गूगल मैप्स में मार्क्ड भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं है गूगल मैप्स में. शी कम्स फ्रॉम अ रिमोट टाइनी विलेज इन केरला. She retired as the chief finance officer of a logistics company, of an American logistics company that was based in Kuwait. Yeah. She was the breadwinner in our family. Breadwinner meaning जो सबसे ज्यादा कमाना. मेरा बाप से ज्यादा कमाती थी मेरी माँ, कम से कम 10-11 साल के लिए ऐसे ही था. They had a very beautiful marriage. They have a very beautiful marriage. They still married, obviously. तो साथ ही हैं. And like there was never this ego. तू ज़्यादा कमा रहे, मैं कम कमा रहा हूँ. They always lived in harmony and stuff. And the reason I am me today, the reason my dad is him today, the reason my sister is her today, the reason my mother is her today, all goes to my mother. मेरी माँ ने बहुत कुछ किया. She fought cancer. She's a breast cancer survivor. She went through all that, and she finished her CA. When she was doing her CA, my sister was a year-old baby. I was a adolescent teenager who wouldn't listen to anything, and my father had just lost his job. So she was the only person in the house who was earning. She was studying, and she pulled it all together. Like हर तरीके से मेरी माँ, मेरी inspiration आज तक has been my inspiration for sure. It's been my mother. Yeah.